अस्सलाम वालेकुम जी। जी तमाम ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਜੀ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਲੈਕਚਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜੀ। ਤਮਾਮ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੁਣੋ ਜੀ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਐਡਮਨ ਲਾਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਵੀ ਮੌਜੂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੌਜੂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਏ, ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਵੀ। ਉਹ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਿਸ ਮੌਜੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲਾਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਤ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ तमाम ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਜੀ। अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद नदीम ब्रदर ऑटो इंजीनियरिंग से, बरकी रोड, लाहौर से, पाकिस्तान से। आज हमारा ये जो लेक्चर है व्हाट्सएप पे किसान ऑटो ऑर्गेनाइजेशन से बहैसियत डायरेक्टर ऑफ किसान ऑटो ऑर्गेनाइजेशन ये लेक्चर पेश किया जा रहा है। और आज का जो टॉपिक है वो इंजन की टाइमिंग के मतलब है कि इंजन की टाइमिंग जो होती है, एडवांस, लटैर, केम शाफ्ट की पोजीशन, पंप की पोजीशन और इन चीज़ों के मतलब जो होती है। कुछ दोस्तों ने पूछा था, तो ये बचपन में हमारे वालिद साहब ने बताया था कि कुछ इंजन ऐसे भी आते थे कि जिनमें उसके टाइमिंग के निशानात नहीं होते थे। तो वो इंजन भी वो हमारे वालिद साहब बताते थे कि कैसे जोड़ते हैं और कैसे उनका टाइमिंग करते हैं। डीज़ल इंजन होते हैं 4 स्ट्रोक। इसमें अगर आप 4 सिलेंडर का टाइमिंग कर रहे हों या फिर 6 सिलेंडर का टाइमिंग कर रहे हों, तो आप ये चीज़ें देखेंगे कि जैसे ही 4 सिलेंडर और 6 सिलेंडर का होता है तो दो दो पिस्टन इकट्ठे ऊपर आते हैं। यानी कि 1 नंबर आएगा और 4 नंबर आएगा, फिर 2 और 3 आएगा। इसी तरह से 6 सिलेंडर इंजन में 1 और 6 आएगा, 2 और 5 आएगा, 3 और 4 आएंगे। जब इस किसी भी इंजन की टाइमिंग करनी मकसूद हो, चाहे वो 6 सिलेंडर हो या 4 सिलेंडर हो, ये मैं आपको 6 सिलेंडर और 4 सिलेंडर की टाइमिंग बता रहा हूँ। इसी इसी में हम इसी तरह ही हम 12 सिलेंडर की भी कर सकते हैं और इसी तरह दूसरे इंजनों की भी 16 सिलेंडर की भी कर सकते हैं। लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है वो 4 सिलेंडर और 6 सिलेंडर के मुतालिक है। सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि अब जो हमारा इंजन है, जब पिस्टन टॉप पे खड़ा है, अब नीचे की तरफ जाएगा, इसका सेक्शन स्ट्रोक है कि या फिर इसका वो दूसरा स्ट्रोक है। इंजन में 4 स्ट्रोक होते हैं, सेक्शन होता है, फिर उसके बाद कंप्रेसिंग होता है, फिर उसके बाद पावर स्ट्रोक होता है और फिर उसके बाद अखराज स्ट्रोक होता है। 4 स्ट्रोक होते हैं। तो अगर हमारा इंजन सेक्शन स्ट्रोक में है तो जैसे ही सेक्शन स्ट्रोक में हमारा पिस्टन ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा तो उस वक्त हमारा वाल्व, इनलेट वाल्व खुलना चाहिए। और जैसे ही नीचे से पिस्टन ऊपर की तरफ मूव हो तो वो कंप्रेशन स्ट्रोक हो जाता है, उसमें वाल्व बंद होते हैं, हवा प्रेस होती है। और जब पिस्टन टॉप पे आ जाता है तो उस वक्त हवा प्रेस हो चुकी होती है, तो उस वक्त उसमें नोज़ल फायर करती है। तो ये हमारा उसके बाद पावर स्ट्रोक शुरू हो जाता है। ये पावर स्ट्रोक जो होता है, ये ऊपर से अब सिलेंडर के अंदर आग लगी होती है और पिस्टन नीचे जाता है तेज़ी के साथ। और जब जैसे ही नीचे पहुंचता है तो उसके पहुंचने से पहले ही हमारा एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाता है। एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाता है और फिर पिस्टन वापस आता है, तो एग्जॉस्ट वाल्व की वजह से सारा का सारा धुआं इंजन से बाहर निकल जाता है और इस तरह हमारे 4 स्ट्रोक पूरे हो जाते हैं। अगर हमारे पास किसी इंजन के केम शाफ्ट के मार्क ना हो तो हम उसको कैसे केम को सेट करेंगे कि केम की पोजीशन क्या है। नंबर 1, सबसे पहले हम अपने पिस्टन
को पिस्टन अगर इंजन के अंदर मौजूद हैं, पिस्टन रॉड मौजूद हैं, तो अब हम अपने इंजन की सबसे पहले टॉप पोजीशन की पोजीशन नोट कर लेंगे। अगर वो पोजीशन हमारे फ्राई व्हील पे मौजूद है या पुली पे मौजूद है तो ठीक है। अगर नहीं मौजूद तो हम एक टॉप पोजीशन का क्रैंक की पुली पे या फ्राई व्हील पे हम एक निशान लगा लेंगे। वो टॉप पोजीशन का हम कैसे निशान लगाएंगे? जैसे ही हमारी वो पिस्टन टॉप पे आएगा, अगर हमारा हेड ऊपर फिट है तो हम पिस्टन के नोज़ल खोल के उसमें कोई रॉड डालेंगे और उस इंजन को जब घुमाएंगे, पिस्टन जब फुल टॉप पे होगा तो रॉड मैक्सिमम बाहर आ जाएगा। तो इसका मतलब है वो टॉप पोजीशन हमने नोट कर ली है कि आपका 1 नंबर और 4 नंबर या 1 नंबर और 6 नंबर सिलेंडर टॉप पे है। तो अब आप अपनी केम शाफ्ट को उस पोजीशन पे रखेंगे कि जैसे ही आपका जो है 1 नंबर सिलेंडर है उसके दोनों वाल्व फ्री होंगे, यानी कि दोनों वाल्व फ्री होंगे। तो ये वो वाली पोजीशन हो जाएगी जिस पोजीशन पे वो पावर स्ट्रोक होता है, यानी कि पिस्टन टॉप पे तो दोनों वाल्व बंद। अब इस पोजीशन पे डीजल पंप ने नोज़ल ने स्प्रे करना है, तो जो टॉप पे होगा तो उस वक्त यानी कि दोनों वाल्व बंद होंगे तो नोज़ल उस वक्त फायर करेगी। इसमें चंद डिग्री का 5 से 7 डिग्री का इसमें फ़र्क होता है, 10-12 डिग्री तक भी होता है, तो 15 डिग्री तक भी जाता है, जो कि 3.5 mm के करीब करीब होती है। आपका पिस्टन टॉप पे 1 नंबर सिलेंडर के दोनों वाल आपके फ्री होंगे और 4 नंबर या 6 नंबर के दोनों वाल आपके डांसिंग पोजीशन पे होंगे, यानी कि आप थोड़ी सी केम को राइट साइड पे घुमाएंगे तो एक वाल दबेगा, दूसरी साइड पे घुमाएंगे तो दूसरा वाल दबेगा। यानी कि ये जो पोजीशन होती है इसको हम बोलते हैं डांसिंग पोजीशन। इस पोजीशन को बिल्कुल आपने मिड में कर लेना है, यानी कि पिस्टन तो टॉप पे है लेकिन आप थोड़ा सा करेंगे तो आपका इनलेट वाल पिस्टन के साथ छू जाएगा और दूसरी साइड को करेंगे तो आपका एग्जॉस्ट वाल छू जाएगा। तो इस पोजीशन को आपने बिल्कुल मिड में कर लेना है कि दोनों वाल एक पोजीशन में हो। तो इस पोजीशन पे आपने केम शाफ्ट को रख लेना है। क्रैंक टॉप पे हो गई, केम शाफ्ट की पोजीशन टॉप पे होगी। अब तीसरी चीज़ रह गया आपका डीजल पंप। इस पोजीशन पे आपने डीजल पंप को भी फिट कर लेना। अगर आपका प्लंजरी पंप हो तो आप अपने प्लंजरी पंप की साइड प्लेट खोल के भी देख सकते हैं इस टाइम कौन सा प्लंजर आपका टॉप पे है। उस वक्त आपका 1 नंबर प्लंजर टॉप पे होना चाहिए कि वो तेल दे रहा हो। तो ऐसे ही अगर आप फिट करेंगे तो अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आपका टाइमिंग बिल्कुल दुरुस्त होगा। अब एक चीज़ और भी मैं बताऊं, जो क्रैंक के गियर होता है और केम शाफ्ट का गियर होता है, ये दोनों आपस में इनके टीथ जो होते हैं वो आधी स्पीड पे चलता है, यानी क्रैंक से केम आधी स्पीड पे चलती है, इसकी गरारी डबल होती है। इसी तरह डीजल पंप की जो गरारी है वो भी डबल होती है, उसमें भी आधी स्पीड पे चलना होता है। तो इसमें ये पोजीशन मैंने आपको बता दी है, इस पोजीशन पे आप फिट करेंगे, करके आप सलफ मारेंगे, देखेंगे आपका इंजन अगर तो बिल्कुल टाइमिंग एग्जैक्ट फिट हो गया तो आपका इंजन स्टार्ट हो जाएगा। अगर बिल्कुल एग्जैक्ट आपने इंजन नहीं फिट किया, एक आधे दांते का, एक दांते का या दो दांत का फ़र्क है, दो से ज़्यादा का फ़र्क होगा तो फिर आपका इंजन स्टार्ट ही नहीं होगा। अगर एक दांत या दो दांत का होगा तो फिर इंजन बास्ट टाइम ऐसी पोजीशन होती है कि दो दांतों से भी इंजन स्टार्ट हो जाते हैं और वो फिर सफ़ेद स्मोक दिखाते हैं
और इंजन को एक्सीलेटर दें तो इंजन अब पिक नहीं पकड़ते, एक्सीलेटर नहीं लेते, तो फिर उसका हमें एक टीथ या दो टीथ एडवांस करना पड़ता है। और बास टाइम ऐसा भी होता है कि अगर आपने ऐसे सेट किया है तो इंजन का टाइमिंग बास टाइम ऐसा होता है कि गाड़ियां गर्म होनी शुरू हो जाती हैं। इंजन गर्म होने शुरू हो जाते हैं तो क्या होता है कि वो आपका टाइमिंग ज़्यादा एडवांस होता है। तो उसका एक पहचान ये भी होती है कि जैसे ही आपकी गाड़ी गर्म हो जाएगी तो अगर आपका टाइमिंग एडवांस होगा तो गाड़ी आपकी सलफ मारने से सलफ फंस जाएगा, यानी कि ऐसे लगेगा कि जैसे हेड के ऊपर कोई चीज़ आ गई है, लेकिन चीज़ नहीं आई होती, बल्कि पिस्टन के टॉप से आने से पहले ही फायर हो जाता है। जब टॉप के आने से पहले ब्लास्ट हो जाएगा, स्प्रे आ जाएगा, तो वो फिर जो ब्लास्ट होता है वो ही हेड को, इंजन को घूमने से रोकता है, और इससे वो पावर, इंजन की पावर लॉस होती है, और इसमें आपका भी नुकसान होता है और आपके इंजन का भी नुकसान होता है। मार्केट में ऐसे भी केम शाफ्ट की गिरारियाँ मौजूद हैं जिसमें एक एक दांत का, दो दो दांत का भी बास टाइमिंग निशान का फ़र्क मौजूद है। वो क्या होता है, जब आपकी केम शाफ्ट का टाइमिंग सही आप फिट नहीं करते तो फिर क्या होता है, फिर ये होता है अगर आपका पिस्टन नीचे की तरफ जा रहा है तो आपका वॉल पिस्टन के नीचे जाने से पहले दब रहा है, नीचे जाने से पहले दब रहा है, तो वो क्या होगा, आपका इनलेट वॉल के टॉप के साथ टकरा जाएगा, पिस्टन की टॉप के साथ टकरा जाएगा। और दूसरी पोजीशन ये होती है, अगर केम शाफ्ट लटैर हो तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि जैसे ही पिस्टन ऊपर की तरफ आ रहा होगा तो पिस्टन पहुंच जाएगा और वाल अभी बंद नहीं हुआ होगा तो एग्जॉस्ट वाल टकरा जाएगा। इसका मतलब आपकी केम शाफ्ट लटैर है, पीछे है इंजन से। तो जैसे ही आपकी इनलेट वाल टकराएं या एग्जॉस्ट वाल टकराएं तो इससे आपके वाल टेढ़े भी हो जाते हैं और टूट भी जाते हैं, और इससे आपका पूरा किया गया इंजन भी ख़राब हो जाता है। इसकी एक छोटी सी चेक करने का तरीका ये है कि आप सिलेंडर के जो हेड के बोल्ट, घोड़ियों को जो स्पोटें लगी होती हैं उस पे हाथ रखें तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाल टकरा रहे हैं कि नहीं टकरा रहे हैं। अब ये टाइमिंग के मतलब जो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी वो मैंने बता दी है। अब किसी दोस्त ने इसके मतलब सवाल करना है तो वो कर सकता है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर जी, अहसन जज़ा। अल्लाह पाक आपको इस कार खैर की बहुत बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए। माशा अल्लाह।